हेलो स्टूडेंट्स, करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ हमने कुछ रिलेटेड टॉपिक्स लिए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। और जैसे मैंने बेसिकली आपको रिएक्शंस पार्ट बता दिए थे कि रिएक्शंस में हमने किस तरीके से पढ़ा है। अगर इसमें कोई क्वेरीज है या डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, शेयर कीजिए। और साथ साथ में व्हाट्सअप नंबर तो है ही मेरे स्टूडेंट्स के पास, तो वो भेजे, उस पर भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे आपको प्रिपरेशंस करके देखने थे, तो उस तरीके से प्रिपरेशंस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस या SN2 या SN1 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका मिस्टिकली पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन बहुत बार रिपीटेड हो रहा है हमारा, तो होगा कुछ तो होगा इसमें, इसलिए इतने बार रिपीट हो रहा है। और इसमें से ये वेटेज कैरी करता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, पर एक बार आपको बहुत लेंदी लगेगा, पर इसके बाद जब अपना पढ़ना चालू करोगे तो ये काफ़ी इजी से आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। बुक में काफ़ी लेंदी पार्ट में दिया हुआ है, पर मैंने इस तरीके से मतलब शॉर्ट में आपको नोट्स बना के दिए हैं कि जिस तरीके से आप जल्दी से इसको प्रिपेयर कर सको और लिख भी सको। तो जैसे मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन, तो SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मैंने पहले भी कहा न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है निगेटिव चीज़ें। तो निगेटिव चीज़ें मतलब जो वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा अल्किल हैलाइड्स, ठीक है, तो अल्किल हैलाइड्स का मतलब होता है R और X, जनरली हम अभी तक RX से लिखते हैं। उसमें जो हैलोजन रहेगा, जो हैलोजन है ये डिटैच्ड होगा। डिटैच्ड मतलब निकलेगा, ठीक है, डिटैच फ्रॉम द कार्बन एंड द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। तो नया जो बॉन्ड बनेगा, मतलब अगर कोई पुराना इंसान वहाँ से निकल रहा है तो नया इंसान इन्वॉल्व भी तो होगा भाई, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ इन्वॉल्व भी तो होनी चाहिए। अगर पुराना कुछ निकल रहा है तो उसके जैसा, उसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं मिल रहा, ठीक है, पर उसकी जितने कैपेबिलिटी वाला ज़रूर मिलेगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा रिप्लेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। वीक न्यूक्लियोफाइल जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा तो उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारा कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन अगर समझ रहे तो वहाँ पे देखो, ये मैंने लिख के दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। इसको NU भी लिखा था पर आपको कन्फ्यूजन हो जाता दो NU में, इसलिए मैंने इसकी जगह X लिखा है। X मतलब आपका हैलाइड आयन है, दिस इज अ हैलाइड आयन। और ये हैलाइड आयन आपका क्या है? तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और मुझे पता है मेरा कार्बन 4 बॉन्ड कैरी कर ही रहा है, 4 बॉन्ड तो है इसके पास, ठीक है, और इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज आल्सो। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि पॉजिटिव है। ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक है? क्योंकि नेगेटिव है। नाम में ही काम है, रिएक्शन काफ़ी इजी है, बहुत इजीली लो, बहुत धीरे से समझा के दे रही हूँ, ठीक है। तो हम रिवाइज भी कराएंगे। मैं साइमल्टेनियस आपको SN2 SN1 दोनों साइमल्टेनियस रिवीजन में डिस्टिंग्विश पैटर्न में बता दूंगी, पर आज हम सिर्फ SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक मैकेनिज्म एक एक दिन ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों मैकेनिज्म एट अ टाइम लूँगी तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स वाई ये काफ़ी इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्किल हैलाइड में जो कार्बन के साथ जो अल्किल हैलाइड मतलब हैलाइड जो ग्रुप है, जैसे जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। तो जैसे आपको रिएक्शन दिख ही रही है, यहाँ से जो हैलोजन है जो X है वो बाहर निकल चुका है, प्लस के बाद निकला मतलब बाहर निकल चुका है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से एंट्री मार चुका है, ठीक है। एक की एंट्री चली गई, दूसरी की एंट्री हो गई, चलो चलो गर्लफ्रेंड जैसा ही हो गया ये तो, ठीक है। तो एक गर्लफ्रेंड निकल चुकी है, दूसरी एंट्री कर चुकी है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए आपको भी। सो द हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हैलाइड इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। तो ये जो हैलोजन निकल रहा है इसको कहा जाता है लिविंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन जो है टेक अवे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जो है, कार्बन ने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तो समझ में ही आ रहा है। तो कार्बन अगर ये बॉन्ड नहीं होता, अगर ये हैलोजन भी इन्वॉल्व नहीं होता, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी हैलोजन लेके भाग चुका था, ठीक है। मतलब आधी प्रॉपर्टी तो लेके भाग ही गया था कार्बन की हैलोजन, तो उस वजह से एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर रहा है। तो ओरिजिनल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होना और नया बॉन्ड फॉर्म होना, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ये 1 से 2 स्टेप्स में हो सकते हैं। अगर आपकी रिएक्शन स्पेसिफिकली एक ही स्टेप में बन रही है तो उसको कहा जाता है SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म।
और अगर रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में हो रही है तो उसको कहा जाएगा SN1। ये मैं साइमल्टेनियस बाद में SN2 SN1 दोनों पार्ट होने के बाद में डिस्टिंग्विश पैटर्न में बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है, तो आपको बहुत जल्दी से इसको समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल वो रिप्लेस हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप कहा जाएगा, जो बाहर निकल चुका है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार चुका है उसकी लाइफ में। सो हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हैलाइड इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। तो हैलोजन एटम जो है, ठीक है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप बिकॉज इट लीव्स द कार्बन बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग चुका है, उस वजह से पुराना बॉन्ड तो टूट चुका है पर नया बॉन्ड भी बन रहा है, साइमल्टेनियस न्यू रिलेशंस भी बन रहे हैं। दिस चेंजेस ऑकर इन 1 और मोर स्टेप्स। अब ये 2 स्टेप्स क्या है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो आइदर SN1 आइदर SN2, ठीक है। अगर मैं इसको SN1 लिखूं तो इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर कहा जाएगा, 1 को कहा जाएगा यूनिमॉलिकुलर, ठीक है। यूनिमॉलिकुलर मतलब 1, ठीक है। अब ये यूनिमॉलिकुलर क्यों कहा जाएगा ये आगे का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे, पहले हम SN2 मैकेनिज्म। यहाँ से आपका होता है मैकेनिज्म शुरू, ईच एवरी पार्ट काफी अच्छे से सुनो। तो S का मतलब होता है, मैंने इजी टू वर्ड लिखा है कि S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बायमॉलिकुलर। अब इसको मैंने बायमॉलिकुलर क्यों लिखा है तो ये आप आगे देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि एक लेवल ऐसी आती है कि कार्बन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप साइमल्टेनियस अटैच होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी हो गई, अभी कार्बन की बॉन्डिंग कितनी हो रही है, ये 3 तो है ही हाइड्रोजन्स, साथ साथ में एक यहाँ पर एक यहाँ पे, मतलब 5 कार्बन के बॉन्ड तो 5 हो रहे बाबा। ऐसा कैसे, कार्बन के बॉन्ड 5 हो रहे हैं, मतलब कार्बन को एक बॉन्ड जल्दी तोड़ना और एक बॉन्ड जल्दी बनाना भी है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना के दी है। तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि दोनों बॉन्ड, एक तो वीक है एक तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तो टूटने वाला है और एक तो बनने वाला है, इसलिए इसको कहा जाता है बायमॉलिकुलर, ठीक है। तो बायमॉलिकुलर क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट, हाँ काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताया मैंने, काइनेटिक्स का मतलब होता है रिएक्शन की जो रेट रहेगा या रिएक्शन, हाँ एग्जैक्टली रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करता। तो यहाँ पे हमारे 2 रिएक्टेंट्स है, ये आगे बताती हूँ मैं, पहले तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बायमॉलिकुलर। इन दिस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है, नीचे थोड़ा रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, मिथिल ब्रोमाइड CH3Br है हमारा मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब सिर्फ OH को इन्वॉल्व कर लेते फिर से, OH आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ फॉर्म हो रहा है। और रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहा जाता है। क्यों सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहा जाता है आगे मैंने लिखा है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस रिएक्टेंट पे, एक तो इस रिएक्टेंट पे। अगर 2 चीज़ों पे एट अ टाइम आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसको कहा जाएगा बायमॉलिकुलर रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन रेट सिर्फ इस पे डिपेंड करता तो इसको कहा जाता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, इसलिए इसको कहा जाएगा बायमॉलिकुलर रिएक्शन। तो CH3Br प्लस एक्वस के OH के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि CH3 और OH, ये तो हमारा प्रोडक्ट बना है, प्रीवियसली हमने रिएक्शंस दिख ली थी, प्लस KBr। आयनिक फॉर्म में अगर देखें तो आयनिक फॉर्म में मतलब मैंने इसको वैसे ही लिखा है, CH3Br सिर्फ KOH का सिर्फ OH माइनस लिखा है और सिर्फ मिथिल अल्कोहल ही बन रहा है और ब्रोमीन माइनस हमारा बाहर निकल रहा है। यहाँ पे आपको समझ चुका होगा। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिकुलर रिएक्शन, यहाँ पे आपको मिथिल ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो 2 चीज़ों पे काम कर रही है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिकुलर रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ता है, कन्फर्म में डेफिनेशंस कभी कभार आती है, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आगे का पार्ट है काइनेटिक एक्सप्रेशन। पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक एक एक मार्क के लिए आता है, अगर 4 मार्क के लिए अगर आपको ये आया तो एक एक मार्क के लिए एक एक आ जाएगा। जैसे 1 मार्क का पीछे का जो पार्ट था हमारा 1 मार्क का, ये डेफिनेशंस जाती है, ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी 1 मार्क के साथ साथ रिएक्शन जाती है। काइनेटिक एक्सप्रेशन मैंने पहले भी बताया कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब है ना आपको ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, एक तो हमारा रिएक्टेंट था CH3Br जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, रिएक्टेंट था हमारा CH3Br और KOH, पर हमारा आयनिक फॉर्म में हमने लिखा तो CH3Br और OH माइनस, तो इस पर रेट हमारा डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है CH3Br और OH माइनस साइन। तो रेट अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, तो CH3Br और OH माइनस पे हमारा रेट डिपेंड करता, इसलिए इसको कहा जाता है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है बायमॉलिकुलर, ठीक है, दिस इज अ बायमॉलिकुलर रिएक्शन।
अब मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैकेनिज्म में क्या दिख रहा है आपको कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। देखो रिएक्शन पहले देख लो, ये मैंने लिखा है मिथिल ब्रोमाइड, दिस इज अ मिथिल ब्रोमाइड, मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी तो आई होप सो। और ये है हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अब मिथिल ब्रोमाइड हमारा है, ठीक है, मिथिल CH3 के साथ, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और ब्रोमीन है और हाइड्रोक्सिल है। तो ये आपका हो गया फिर से वीक न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और मैंने पहले ही कहा कि वीक को स्ट्रॉन्ग रिप्लेस कर रहा है, पर कब कब तो यहाँ पे एक स्टेट आ रहा है, एक पोजीशन आ रही है, ठीक है, एक ऐसी स्टेप आ रही है, एक ऐसी स्टेज आ रही है जहाँ पे ब्रोमीन भी अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। तो इस कार्बन की वैलेंसी आपको दिख रही है कि 5 हो गई, 5 बॉन्डिंग हो गई, जबकि कार्बन की 5 बॉन्डिंग मतलब इट विल बी शुड बी वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो उसको जल्दी से अपना स्टेबिलिटी लानी है, उस वजह से वो क्या करता है, एक बॉन्ड जल्दी तोड़ देता है। और इस जो स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मस्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एक मार्क के लिए सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट पूछा जाता है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज अपनी जगह पे है, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल, तो ये एक अम्ब्रेला लाइक कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, इसलिए इसके साइंटिस्ट ने वाल्डन इन्वर्जन भी कहा है, वो बताती हूँ आगे। कार्बन पे आपको दिख रहा है कि अम्ब्रेला लाइक पार्ट दिखता है, अम्ब्रेला जैसा दिखता है। अब यहाँ पे तो बन नहीं रहा, पर आपकी बुक में आपको समझ में आ जाएगा कि अम्ब्रेला कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल एट अ टाइम बाइंड अप हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल एट अ टाइम बाइंड अप हो रहे हैं, उस वजह से इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद तुरंत आपका ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाइंड अप हो जाएगा। तो ब्रोमीन देखो यहाँ पे बाहर निकल चुका है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको कहा जाता है आपका बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक क्यों हो रहा है बैक साइड अटैक, वो भी बताती हूँ। तो मैकेनिज्म में क्या लिखा है कि इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये एक स्टेप में हो रहा है विद साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है, मतलब एक साइड बॉन्ड टूट रहा है, एक साइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा इसका मैकेनिज्म। बैक साइड अटैक की तरफ ध्यान दो। बैक साइड अटैक का मतलब होता है पीछे से अटैक करना, पीछे से वार करना। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन की भी कैपेसिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कुछ कम ज़्यादा तो है नहीं, उस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल को हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, इस वजह से ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा रिप्लेस हो रहा है। तो रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रोमीन बाहर निकल रहा है। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है OH- अटैक करता है कार्बन पे फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द ब्रोमीन। अब ये अपोजिट साइड पे क्यों अब अटैक कर रहा है, क्योंकि ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की भी कैपेसिटी काफ़ी है हाइड्रोक्सिल से, ज़्यादा नहीं है पर काफ़ी है। तो स्टीरिक रिपल्शन, क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता था तो ब्रोमीन उसको रिपल कर देता था, ठीक है, उसको आने नहीं देता था, क्योंकि वो अपनी अच्छी खासी जॉब थोड़ी छोड़ेगा, उस वजह से वो स्टेरिक रिपल्शन देगा, हाइड्रोक्सिल को रिपल्शन देता था। तो ये रिपल्शन ना हो इसलिए हाइड्रोक्सिल भी बहुत शैना इंसान है, वो पीछे से अटैक करता है कार्बन पे कि चलो यहाँ से कार्बन मुझे देखेगा, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ब्रोमीन से, तो मुझे तो ले ही लेगा, ठीक है, मुझे तो ले ही लेगा और ब्रोमीन को तो बाहर निकाल ही देगा। इसलिए स्पेसिफिकली स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ब्रोमीन के पास ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे से अटैक करता है, जिसी को कहा जाता है बैक साइड अटैक, मतलब पीछे से खंजर भोंकना, इस तरीके से ही चीज़ें बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो किसी की जॉब को खाना, इस तरीके से पार्ट हो गया ये। तो ब्रोमीन को निकालना और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना, इसको कहा जाता है बैक साइड अटैक। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों पीछे से अटैक कर रहा है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से आता था तो यहाँ पर रिपल्शन हो सकता था, दैट्स वाई बैक साइड अटैक शुड बी पॉसिबल। अब मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है एंड द लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल मतलब ये हो गया, लिविंग ग्रुप मतलब ब्रोमीन हो गया, बॉन्डेड टू कार्बन विद पार्शियल बॉन्ड्स, तो दोनों पार्शियल मतलब आधे आधे बॉन्ड से बने हुए हैं विथ नेगेटिव चार्जेस, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, पर पॉसिबिलिटी किसकी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऐड होने की, और निकलने की किसके, तो ब्रोमीन की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में फिर से डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो ब्रोमीन वीक था, इस वजह से वो निकलना ही पड़ा उसको, उस वजह से आपको एक पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। पेंटा कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और एक ब्रोमीन के साथ, इसलिए इसको कहा जाता है पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, मैंने जैसे एक्सप्लेन कर भी दिया है कि 1 विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बन रहा है, एक आपका बन रहा है ब्रोमीन के साथ, और 3 बन रहे हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, एक ब्रोमीन के साथ और 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और एक प्लेन में आता है, उसकी एक बॉन्ड एंगल बन रही है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करके देती हूँ। कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बन रही है, आपकी बुक के हिसाब से बना लेते हैं, मैंने तो अपने हिसाब से बनाई थी, वो भी राइट ही है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से ज्योमेट्री मिल रही है। तो आपको ये इस तरीके से दिखता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये जो ज्योमेट्री मिलती है ये बॉन्ड एंगल दिखाता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपको, अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँ तो ये बॉन्ड एंगल आपको मिल रहा है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है जो मेंशन किया गया है, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल है। मैंने पहले ही कहा कि कार्बन के 5 बॉन्ड है, मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल है, और स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो जल्दी से उसको कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ना है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म करता है विद अपोजिट कॉन्फिगरेशन। मैंने पहले ही कहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है मतलब बैक साइड ले रहा है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभी आपको सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कभी सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, या एमसीक्यू में आ सकते हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको दिख रहा है कि फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला, मतलब जैसे अम्ब्रेला खुला है या बंद है जो भी होगा, ठीक है, तो इसको कहा जाता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे डिपेंड करता है, ये वाल्डेन ने दिया था इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्जन कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपका SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको दिख रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें मिथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल आयंस का रिएक्शन होता है, और यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि वीक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बाद होने की वजह से हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसमें हमने देखा काइनेटिक एक्सप्रेशंस। काइनेटिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट हमने पढ़ा था, काइनेटिक एक्सप्रेशन में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी 2 चीज़ें? तो एक तो CH3Br रिएक्टेंट और एक रिएजेंट। रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहा जाता है बायमोलिकुलर रिएक्शन। और मैकेनिज्म अगर देखा तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब एक ही स्टेप में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना साइमल्टेनियस हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग फिनोमेना, और इसको इसलिए कहा जाएगा आपका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। बैक साइड अटैक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि बैक साइड अटैक हाइड्रोक्सिल आयन जो पीछे से क्यों अटैक ले रहा है, क्योंकि अगर वो आगे से आता तो ब्रोमीन उसको रिपल कर देता, ब्रोमीन उसको दूर फेंक देता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ब्रोमीन उसको दूर कर देता था। उस वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पीछे से आया, यहाँ पे एरो बना भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे से एंट्री मार रहा है, और पीछे से एंट्री मारने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसको कहा जाता है पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 5 बॉन्ड में एक हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, एक ब्रोमीन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। और ये जबकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्डिंग चाहिए, तो उसको एक जल्दी से बॉन्ड तोड़ना है और एक जल्दी से बॉन्ड बनाना है, तो वो CBr का बॉन्ड तोड़ देता है और COH का बॉन्ड बना देता है। इस तरीके से इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस, और ये दिया था एक साइंटिस्ट वाल्डेन ने, इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। यहाँ तक हुआ आपका SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे हमारा SN1 मैकेनिज्म। तो अगर मेरा टॉपिक आज का अच्छे से समझ गया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड फर्दर देन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे SN1 रिएक्शन का। और टाटा बाय बाय।